हाय एवरीवन, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंग्लिश पेडागॉजी देखते हैं। इंग्लिश पेडागॉजी में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में हम लेते हैं लैंग्वेज स्किल्स। हम जानते हैं 4 तरह के लैंग्वेज स्किल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी 4 तरह के लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। पहला लिसनिंग होता है, दूसरा होता है स्पीकिंग, फिर रीडिंग, राइटिंग होता है। लिसनिंग यानी सुनना, लिसनिंग को हम लोग सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। स्पीकिंग को फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। रीडिंग को फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं और राइटिंग को ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है या फिर इसको पैसिव स्किल भी कह सकते हैं। उसी तरह से स्पीकिंग और राइटिंग को हम लोग एक्टिव स्किल कहते हैं या फिर प्रोडक्टिव स्किल या फिर एक्सप्रेसिव स्किल कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो 4 बेसिक स्किल है उसको उसके स्टेप्स में सीखते हैं जैसे कि पहले लिसनिंग होता है, फिर रीडिंग स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग राइटिंग होता है। इसी सीक्वेंस में इंग्लिश सीखा जाता है। कोई भी लैंग्वेज इसी सीक्वेंस में सीखा जाएगा। पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा एंड देन सबसे लास्ट में लिखना सीखता है। तो इस तरह के का जो डेवलपमेंट है ये हमारा कहलाता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स। ये स्किल्स सीक्वेंशियल वे में ही गेन किए जाते हैं। पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी वे में हम लोग किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। लिसनिंग स्किल के बारे में जानते हैं। लिसनिंग स्किल ऑरल इनपुट कहलाता है। ये एक ऑरल इनपुट होता है। इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है। ये 3 चीज़ें होती है। जैसे कि लिसनिंग स्किल में क्या होगा कि आपको कोई कुछ बोलेगा, कोई मान लिया कि कोई आपको कमांड दिया यहाँ आओ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्पीच आए आपके कान में पड़ा, उसके बाद में वो मैसेज को आप डिकोड किए हैं एंड सबसे लास्ट में आप एक्ट किए हैं, रिसीवर हैं आप, उसके एक्ट किए हैं। वो जो भी आपको कमांड दिया गया वो कमांड आप फॉलो किए हैं। तो ये हमारा हो गया लिसनिंग स्किल। यहाँ पर पहले साउंड को सुना जाता है, फिर उसका मीनिंग को डिकोड किया जाता है, देन एक्ट किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, इस कोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस में 2 तरह का अप्रोच काम में लिया जाता है। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले क्या होता है कि अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, जैसे ABCD सिखाया गया, फिर छोटे छोटे वर्ड्स सिखाए गए, एप्पल, बॉय, ये सब। फिर उसके बाद सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस सिखाए गए, जैसे कि आई एम ए गर्ल। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस सिखाए गए। फिर छोटे सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनाए गए, फिर स्टोरी बनाई गई। तो ये अप्रोच जो हुआ, ये अप्रोच हमारा कहलाता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच जस्ट बॉटम अप अप्रोच का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे पहले स्टोरी होती है, फिर पैराग्राफ होता है, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड, देन अल्फ़ाबेट। फिर हमारे पास में आता है स्पीकिंग स्किल। इसको प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल कहा जाता है। ये ऑरल मोड में, यहाँ ऑरल मोड में था, ओरल, ORAL, और इससे पहले वाला जो था AURAL, ऑरल मोड में ये वर्क करता है। ये जो है फंडामेंटल ह्यूमन कम्युनिकेशन जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा हो गया स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल में जो सिचुएशंस होते हैं वो इस तरह से हैं। पहला है इंटरेक्टिव सिचुएशन, लोग आपस में इंटरेक्ट करके सीखेंगे। फिर है पार्शियली इंटरेक्टिव, जैसे अभी हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये पार्शियली इंटरेक्टिव स्किल हो गया। फिर है नॉन इंटरेक्टिव, यहाँ पर बच्चा मतलब अपने आप से ही बात करके सीखता है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्ड वन इज़ रीडिंग स्किल। इसको फोनेटिक कम ग्राफिक स्किल कहा जाता है। ये रिसेप्टिव स्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पैसिव वे में, जैसे कि न्यूज़पेपर हमारे पास में या फिर कोई भी बुक हुआ, तो वहाँ बस हम लोग रीड करके सीखते हैं, रीड करके ही सीखते हैं। तो रीडिंग के टाइप्स हैं हमारे पास में। पहला है लाउड रीडिंग, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ना। साइलेंट रीडिंग, मतलब शांति से पढ़ना, बिना आवाज़ के भी पढ़ना। फिर है इंटेंसिव रीडिंग और दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास में टेक्स्ट है या स्टोरी है, तो इसको हम लोग पार्ट में ब्रेक करके
मतलब पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस का मतलब हमें पता होता है। तो इस तरह की रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। ये स्कैनिंग से रिलेटेड होता है। इंटेंसिव रीडिंग स्कैनिंग से रिलेटेड होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको वर्ड, जो भी स्टोरी है उसके एक एक लाइन, एक एक वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। इसका ओवरऑल जिस्ट से मतलब होता है। जिस्ट क्या निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग समझते हैं वही हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग स्कीमिंग से रिलेटेड होता है, मतलब जो निचोड़ निकलना चाहिए स्टोरी का वो आपको पता होता है। तो ये हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आता है। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग हमारे पास में है प्रीव्यूइंग, प्रेडिक्टिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ये हमारे हो गए सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास में है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होता है कि बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है यहाँ पे, उसके पास जो भी आइडियाज़ हैं उन सबको ऑर्गेनाइज वे में लिखना हमारे राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। ये हमारा राइटिंग स्किल के सब स्किल्स होते हैं। राइटिंग स्किल के सब स्किल्स होते हैं प्रीव्यूइंग, प्रिडिक्टिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। फिर हमारे पास में आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड हैं। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है हमारे मतलब इंग्लिश को सिखाने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहलाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या पर्शियन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में मदर टंग का यूज़ ज़्यादा किया जाता है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। ये हो गया हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब सेंटेंस इंग्लिश आपको सीखना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी आपकी मातृभाषा है तो मातृभाषा का यूज़ करके आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहला मेजर लिमिटेशन इसका क्या होता है कि यहाँ पर बोलने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर बोलना स्पोकन को कम तरजीह दी जाती है। यहाँ पर बस ट्रांसलेशन पे ध्यान दिया जाता है। आप लिख तो लेते हो, इसमें लिख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन बोल नहीं पाते हैं यहाँ पर। फिर है ये, इसमें जो है लर्नर्स अच्छा रीडर होता है, अच्छा राइटिंग कर सकता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अगर छोटी छोटी कम्युनिकेशन का सिचुएशन भी इनके सामने आ जाए तो आपस में बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इस प्रोसेस में वोकेबलरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लैंग्वेज के ग्रामर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है कि एक्यूरेटली चीज़ों को लिखा जाए, वोकेबलरी पर जोर दिया जाता है, सिर्फ बोलने पर यहाँ पर कम जोर दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा स्किल हमारा हो गया, किस तरीके से हम पढ़ाएं यहाँ पर, वो प्रोसेस कहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फिर है दूसरा मेथड हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। ये हमारा नेचुरल मेथड कहलाता है, रिफॉर्म्ड मेथड कहलाता है। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर अटेंशन एक ही चीज़ पे होता है, बोलना और सुनना। क्या ग्रामर है, ग्रामर को पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब इनडायरेक्टली ही बच्चा ग्रामर को सीख जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास में है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसको डिराइव करने वाले थे डॉक्टर माइकल वेस्ट। इसमें डायरेक्ट मेथड के ये अगेंस्ट वर्क करता है। यहाँ पर फोकस साइलेंट रीडिंग पर होता है। यहाँ पर बच्चे का जो स्किल होता है लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है, साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बाइलिंगुअल मेथड। ये डेवलप किया गया था सीजे डॉटसन के थ्रू। ये हमारे इसमें क्या होता है कि मदर टंग का हेल्प लिया जाता है, लेकिन मदर टंग का हेल्प टीचर लेते हैं। बच्चे को मदर टंग यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर टीचर यहाँ पर पहले इंग्लिश में चीज़ों को समझाता है, नहीं समझ में आने पर उसका जो भी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज के थ्रू बच्चे को समझाया जाता है एंड देन इंग्लिश में उसको फिर से समझाया जाता है। बच्चा यहाँ पर इंग्लिश सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सीख सकता है, जिस लैंग्वेज को सीखना होता है बस उसी लैंग्वेज को बोलना होता है। तो ये मेथड हमारा बाइलिंगुअल मेथड को सैंडविच टेक्निक भी कहते हैं।
यहाँ पर सैंडविच टेक्निक का यूज़ किया। जैसे कि हमको मान लिया इंग्लिश सिखाना है तो टीचर जो है पहले इंग्लिश में चीज़ों को बतलाएगा, समझाएगा, फिर नहीं समझ में यदि बच्चे को आए तो हिंदी में उसको समझाया एंड दोबारा उसको इंग्लिश में समझाया, इसलिए इसको सैंडविच टेक्निक कहा जाता है। फिर हमारे पास में आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ड्रिल करके सिखाया जाता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल हमारे पास में जैसे सिंपल सेंटेंसेस हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं उसको ड्रिल करके सिखाया जाता है। प्रेजेंट में हुआ तो आई एम ए गर्ल, जैसे हम रीड करेंगे। फिर कॉन्टीन्यूअस टेंस में आई एम रीडिंग, तो इसका ना बार बार उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये हमारा होता है ड्रिल मेथड। अगला आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये अल्टरनेटिव है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का। यहाँ पर साइंटिफिक सेलेक्शन, इट इज़ ए साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स एंड सेंटेंसेस, वोकेबलरी। मतलब चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर सिखाया जाता है। ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर चीज़ों को सिखाया जाता है। मतलब जैसे डायरेक्ट वे का ही अल्टरनेटिव है। डायरेक्ट वे में जैसे सिखाया जाता है बच्चों को, वैसे यहाँ पर भी सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज डेवलप्ड बाय ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन कार्सन। ट्रेसी टेरल और स्टीफन कार्सन ये नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग को देने वाले थे। कार्सन के 5 हाइपोथेसिस हैं। पहला है नेचुरल ऑर्डर ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है एक्विजिशन और लर्निंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है मोनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस एंड लास्ट वन इज अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। लास्ट में एक छोटा सा जिस्ट है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि टेक्स्ट पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सिखलाई जाती है। डायरेक्ट मेथड में बच्चे को जो भी मदर टंग है उसका यूज़ नहीं करने के लिए दिया जाता है। डायरेक्टली जो लैंग्वेज सीखना होता है उसी के थ्रू उसको लैंग्वेज सिखाया जाता है। फिर आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें सेंटेंस और साउंड पैटर्न पर ध्यान दिया जाता है। बच्चे का स्पीकिंग, लिसनिंग और लिसनिंग पैटर्न की इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। ड्रिल मेथड के थ्रू यहाँ पर सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में लैंग्वेज। क्या होता है लैंग्वेज? तो हम सभी जानते हैं लैंग्वेज क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़। हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जिस मेथड से पहुंचा सकते हैं उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो 1600 के लगभग हमारे पास में लैंग्वेज और डायलेक्ट्स अवेलेबल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? तो पहला है इट एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप में हमारे पास में साधन का काम करता है। इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। लैंग्वेज सिम्बॉलिक में भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बात को आप बोल करके ही बताओ, इशारों से भी बातें समझ में आ जाती है। ये कॉम्प्लेक्स है और ये आर्बिट्ररी है। नेक्स्ट है एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन में बिना किसी ड्रिल के, बिना किसी प्रैक्टिस के लैंग्वेज को सीखा जाता है। ये नेचुरली होता है। यहाँ पर सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं की जाती है। इस प्रोसेस में हमारे पास में जैसे कि नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है ह्यूमन ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में एक इनिट मतलब लर्न कर लेता है। ये हमारा हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन। जबकि लर्निंग में कॉन्शियसली, ये एक्विजिशन अनकॉन्शियसली बच्चा सीख लेता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को आप सिखाओगे नहीं कोई लैंग्वेज, जैसा इन्वायरमेंट में जो भी आसपास बोला जा रहा है वो चीज़ें बच्चे अपने आप ग्रैब कर लेते हैं। जबकि लर्निंग में क्या होता है कि लैंग्वेज को इंटेंसिवली मतलब सीखा जाता है, वहाँ पर सीखा जाता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मेथड सीखा जाता है, ग्रामर सीखे जाते हैं, सेंटेंस पैटर्न सीखे जाते हैं। तो ये हमारा होता है लर्निंग। और एक्विजिशन नेचुरली होता है। लर्निंग इंटेंस मतलब सीखा जाता है। लर्निंग में क्या होता है कि सीखते हैं हम लोग
और यहाँ पर अनकॉन्शियसली और वहाँ पर कॉन्शियसली सीख लेते हैं। तो ये हो गया लर्निंग और एक्विजिशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे उद्देश्य क्या है? पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा है लिटरेरी डेवलपमेंट। ठीक है। प्रॉब्लम्स हमारे पास में इंग्लिश टीच करने के में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? तो भारत में क्या होता है कि इंग्लिश जो है ये एज ए सेकेंड लैंग्वेज हमको सिखानी होती है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में नहीं होती है। तो बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए उसको साउंड, वोकैबुलरी, इन सब का ज्ञान देना पड़ता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा होता है लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से इंग्लिश सिखाना थोड़ा सा परेशानी होती है सिखाने में। थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोनाउंसिएशन ही कभी कभी आप देखोगे कि जैसा टीचर्स बोलते हैं वैसे भी बच्चे सीखते हैं। तो मान लिया कि कोई टीचर किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को गलत कर रहा है, गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तो बच्चा भी उसी गलती को ही धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगता है, उसी तरीके से बोलने लगता है। थर्ड आता है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। हर जगह की सिलेबस, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग होने की वजह से भी इंग्लिश सीखने में परेशानी होती है। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से नहीं सीख पाते हैं। क्लासरूम बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जिस वजह से पर्सनल अटेंशन हर एक छात्र पर, हर एक स्टूडेंट पर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल में हमारे पास में सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये प्री रिक्विजिट है लर्निंग में। कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चा सीखना चाहता है तो सबसे पहले बच्चे का मोटिवेट होना आवश्यक है। अगर बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं होगा लैंग्वेज सीखने के लिए तो वो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब कोई भी स्किल हमारे पास में होता है, कोई भी स्किल की बार बार प्रैक्टिस करने से हमें उस स्किल में हम पारंगत हो जाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस पर मास्टरी हासिल करने के लिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मदर टंग को सीखने के लिए हैबिट जो है हमारे पास में अनकॉन्शियसली ही हम लोग उसको सीख जाते हैं। लेकिन कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर हमें सीखना होता है तो उसको कॉन्शियसली हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब उसमें जाकर हम मास्टरी गेन करते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण करना। मान लिया हमारे पास में कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, उसकी रिपोर्टिंग हमें अच्छी लगती है, जिस वे से वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएट करता है तो उसका बार बार अगर हम नकल करेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन स्किल भी उसी की जैसे हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे का एग्जाम्पल, अगर बच्चे को देखोगे तो अपने टीचर को इमिटेट करता है, उसके लिए टीचर जिस तरीके से बोलेगा उसी तरह से वो भी बोलना सीख जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण करना। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। मतलब किसी चीज़ को ड्रिल करना, बार बार बोल करके, बार बार रिपीट करके सीखना हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस और ड्रिल कहलाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ये सबसे जल्दी इसमें बच्चे सीख जाते हैं। इसमें लेसन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब लेसन जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर स्पीच के थ्रू उसको स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि स्पीच जो है इस लैंग्वेज लर्निंग में वाइटल रोल प्ले करता है। स्पीच मस्ट बी प्रीसीडिंग रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले बोलना ज़रूरी होता है, इसलिए ये इस तरह का अप्रोच हमारे पास में होता है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल वे में हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले लिसनिंग सीखते हैं, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो ये हमारा हो गया नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इसी तरह से सीखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अपनी मातृभाषा का यूज़ करके लैंग्वेज को, दूसरे लैंग्वेज को सीखना, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, ये इस प्रिंसिपल के अंदर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। पहला मैक्सिम है हमारा नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पर बच्चे को जो भी लैंग्वेज मान लिया आता है तो उस लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग न्यू लैंग्वेज को सिखाते हैं। तो ये हमारे हो गया नोन टू अननोन। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चे को अगर हमें कोई भी सेंटेंस सिखाना, तो सबसे पहले मान लीजिए सेंटेंस सिखाना, सबसे पहले छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस उसको सिखाएंगे एंड देन उसके बाद में पैराग्राफ
और लॉन्ग सेंटेंसेस, पैराग्राफ, स्टोरी सिखाएंगे तो इस तरह से बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मान लिया कि एक बच्चा है हमारे पास में, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या है कि हम उनको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ एन एप्पल। तो अगर हम क्लास में एक एप्पल को लेकर के जाएंगे, एप्पल को दिखाएंगे, तो वो चीज़ उनके लिए कॉन्क्रीट है। अब एब्स्ट्रैक्ट वे में अब अगली बार जब आप उसको लेकर के जाओगे तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ एप्पल है। एक डायग्राम भी बना करके आप शो कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये एप्पल है, एप्पल का ही एप्पल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एप्पल है। तो ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज़ एनालिसिस टू सिंथेसिस। यहाँ पर एक मान लिया कि हमें हमारे पास में एक सेंटेंस हमें बताना है, तो सेंटेंस को बताने के लिए हम पहले मान लिए नाउन बताते हैं, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें अगर हम बताएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये प्रोसेस हमारा जो कहलाता है ये एनालिसिस टू सिंथेसिस कहलाता है, जिसमें प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोसेस। अभी हमारे पास में आता है होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम। तो होमोग्राफ क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में वर्ड्स होते हैं, मान लिया 2-3 वर्ड्स हैं हमारे पास में, ये वर्ड्स लिखने में तो सेम होंगे, लेकिन जो इनका मीनिंग होगा वो अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकता है। जैसे कि विंड है, WIND विंड, विंड का मतलब होता है हवा, और WIND वाइंड, वाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बांधना। तो ये यहाँ पर वर्ड लिखने में एक जैसा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है और मीनिंग भी अलग हो रहा है, तो ये हमारा होमोग्राफ कहलाया। नेक्स्ट है होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है कि दोनों वर्ड्स हमारे पास में सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे FL मतलब जैसे कि FLOWR फ्लावर, FLOUR फ्लावर। तो यहाँ पर एक फ्लावर का मतलब तो फूल हो गया, दूसरा फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आटा वगैरह होता है वो हमारा फ्लावर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया होमोफोन। फिर है होमोनिम। होमोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और स्पेलिंग भी सेम होती है। जैसे कि हो गया बैंक, लेकिन मीनिंग यहाँ पर अलग होगा। जैसे बैंक हो गया BANK बैंक, तो बैंक को बैंक पढ़ेंगे, बैंक का 2 मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। एक बैंक का मतलब होता है कि नदी का किनारा, और दूसरा बैंक का होता है हमारे पास में जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियली लेन देन के लिए जहाँ पर जाते हैं उसको हम लोग बैंक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया होमोनिम। अब हमारे पास में है लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जिनका एक सिंगल मीनिंग होता है। जैसे कि कैट हो गया, कैट का मतलब बिल्ली होता है, ये सिंगल वर्ड है, इनका मतलब इनका अपना मतलब होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट, ये ट्रैफिक लाइट क्या होता है, ट्रैफिक लाइट एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में बतला रहा है, ट्रैफिक लाइट। उसी तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इस तरह के वर्ड्स हमारे पास में लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। दूसरा होता है फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड ये हमारे जनरली सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इट, कैन, बट, ए, ये सब का मतलब पर्टिकुलर आप बोलोगे ए का मतलब कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है। जैसे ए मतलब एक हो गया, तो एक का क्या, इसका यूज़ हम लोग करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स में। सिंगल इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे एप्पल का सिंगल यूज़ कर सकते हैं, ए का कोई यूज़ नहीं हो सकता है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको साइट वर्ड्स कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, या ए, बट, यू, इस तरह के वर्ड्स जो डेली यूज़ में हम लोग कंटिन्यूसली देखते हैं, उसका स्पेलिंग नहीं लगाना पड़ता, वो हमारे साइट वर्ड्स कहलाते हैं। फिर आता है डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या होता है, दो वॉवेल साउंड्स को एक साथ में प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। जैसे कि फाइन, फाइन वर्ड में क्या होता है, ए और आई के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं आइन, ठीक है। तो फाइन ये हो गया हमारे पास में डिप्थोंग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं हमारे पास में, उसको देख लेते हैं एक बार। फोनीम क्या होता है, फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी साउंड का, जैसे च, प, इस तरह का जो भी साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है वो फोनीम कहलाता है। हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर के 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड में से 20 वॉवल्स के साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं। अगला है हमारे पास में मॉर्फीम क्या होता है।
मॉर्फीम स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट होता है किसी लैंग्वेज का। जैसे एप्पल, एप्पल का मतलब सेब होता है, ये तो सबसे छोटा मीनिंगफुल वर्ड हो गया ये हमारे पास में मॉर्फीम। अगला आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? ये सिस्टम ऑफ रूल्स है। किसी भी स्ट्रक्चर को सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ रूल है, इसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास में लास्ट है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। किसी भी वर्ड और फ्रेज की स्टडी, मीनिंग को समझना हमारा सीमेंटिक्स कहलाता है। जैसे मार्केट, जैसे कि हम दवाई हमारे पास में है, तो दवाई हमारे पास में है तो हम लोग पैरासीटामोल है दवाई, तो पैरासीटामोल हमारा जो है अब वो यूज़ करने के लायक नहीं रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासीटामोल इज़ एक्सपायर्ड। पैरासीटामोल इज़ डेड अगर हम बोलते हैं तो डेड का यूज़ यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि डेड आदमी के लिए यूज़ होता है और नॉन लिविंग के लिए एक्सपायर्ड का यूज़ होता है। तो ये थे हमारे आज के इंग्लिश का जो भी था हमारा मैराथन, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।